हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की श्रृंखला में हम लोग बात करने जा रहे हैं अशोक के धम्म को लेकर के, यानी कि भारतीय इतिहास की एक ऐसी संकल्पना जो प्राचीन काल के इतिहास में शायद ही किसी शासक ने सोची होगी। और यही कारण है कि जब कुछ अच्छी चीज होती है, कुछ बड़ी चीज होती है, कुछ अच्छे विचार होते हैं, वही विचार, वही मूल्य, वही सिद्धांत इंसान को या कह लीजिए शासक को इतिहास में महान बनाते हैं और आजीवन उसको स्मरण रखते हैं। अगर आज हम अशोक को पढ़ रहे हैं या अशोक की बातों में चर्चा कर रहे हैं तो केवल एक कलिंग युद्ध की वजह से नहीं, बल्कि कलिंग युद्ध के बाद जो उसने शस्त्र त्याग किए और उसके बाद उसने जो अपनी नीति अपनाई जिसे अशोक का धम्म कहते हैं, उस नीति की वजह से उसे याद करते हैं और उसे महान बताते हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि अशोक का धम्म क्या है। क्या अशोक का धम्म एक नैतिक सिद्धांतों का एक समूह है या एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है? जो कुछ लोगों ने, इतिहासकारों ने कहा है कि यह एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा था। तो आज उस संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। और ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये केवल इतिहास के वैकल्पिक विषय का टॉपिक नहीं, बल्कि जीएस के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए है। और यदि आप लोग चाहते हैं कि यूपीएससी आप अच्छे तरीके से तैयार करें, आपके मार्क्स अच्छे आए जीएस में, तो डेफिनेट आपको इतिहास को भी ऑप्शनल की तरीके से पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो जीएस के प्रश्न आते हैं वो ऑप्शनल के इस तरह के ही आते हैं। इसीलिए मैं इन मुद्दों की चर्चा कर रहा हूं जिनको आप लोगों को समझना चाहिए। ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं, अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। विशेष तौर पर हम इसमें जानने की कोशिश करते हैं कि जो अशोक का धम्म है वो आखिर है क्या, किस तरीके से है, किसके बारे में है। तो सबसे पहले तो इस धम्म के बारे में चर्चा करूं उससे पहले मैं एक छोटी सी चर्चा आप लोगों को कर दे रहा हूं कि आप लोग जो 2025 या 2026 में एग्जाम देना चाहते हैं, उन लोगों के लिए स्टडी IQ ने इस इंडिया समर सेल का ऑफर लॉन्च किया था, जो कि आपका 15 तारीख तक ही वैलिड था। हालांकि इस के तहत आप अभी 20 मई तक एडमिशन इसमें ले सकते हैं, यानी कि जो बैच 6 जून से स्टार्ट हुआ है उसमें एडमिशन लेने की तिथि आपकी 20 जून तक है, वो 20 मई तक है। उसके बाद इस बैच में एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। इसीलिए मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यदि आप अभी भी एडमिशन लेना चाहते मात्र 14,999 रुपए में और MK लाइव कोड लगा करके, तो इसको अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि बैच समर सेल ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? इस बैच में ज्वाइन करने के लिए किसी भी कारणवश अगर आप रह गए हैं तो आप मुझसे यहां पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। आपको किसी तरह की कोई समस्या होगी तो मैं आपको उसमें हेल्प कर सकता हूं। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखिएगा, इस बैच में अभी आप एडमिशन ले सकते हैं। और इस बैच का टारगेट दोस्तों एक ही है, वो है 300 प्लस मार्क्स की अवधारणा, और साथ के साथ लगभग इतने ही ज्यादा, इतने ही कम से कम आपके जीएस में हेल्प करना, इतने ही मार्क्स की जीएस में हेल्प करना, चाहे जीएस का फर्स्ट पेपर हो, चाहे सेकंड पेपर हो और चाहे फोर्थ पेपर हो। इसका विश्लेषण मैं ऑलरेडी आप लोगों को कई वीडियोज में कर चुका हूं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। अगर आप चाहते हैं उस तरीके से नंबर उठाना बहुत ही सरल और सहज तरीके से, तो डेफिनेट आप मेरे पर भरोसा करके आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, आप मुझे कांटेक्ट करेंगे तो कांटेक्ट करने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम है, ये मेल आईडी है, यहाँ पे कॉलेज कर लीजिएगा। और एडमिशन लेने के समय आप लोग MK लाइव कोड का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, अन्यथा आपको ना डिस्काउंट मिल पाएगा और पेमेंट ज्यादा देना पड़ेगा। और बाकी मैं तो खैर आपके साथ में रहूंगा ही रहूंगा, उसकी कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अशोक के धम्म को लेकर के। अशोक के धम्म को लेकर के हम 4 चीजों पर चर्चा करेंगे: उसकी परिभाषा, उसका स्वरूप, उसके उद्देश्य, उसकी सीमाएं।
सामान्य तौर पर अगर हम बात करें तो अशोक का धम्म क्या है, ध्यान रखिएगा। धम्म, दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, धम्म पाली भाषा का शब्द है, पाली भाषा का, जिसका मतलब होता है धर्म। धर्म को ही पाली भाषा में धम्म कहा जाता है। और अशोक का धम्म यानी कि अशोक का धर्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है भारतीय इतिहास की, जिसको लेकर के इतिहासकारों में मतभेद बना हुआ है कि आखिर एक्चुअली में उसका उद्देश्य क्या था। परिभाषा तो अपनी जगह पर है, उद्देश्य क्या था, उसका स्वरूप क्या था, क्यों शुरू किया उसने, आखिर उसमें इतने अच्छे विचार क्यों शुरू किए गए, ये सबसे बड़ी चीज थी। तो अशोक के धम्म के बारे में अगर हम बात करें तो अशोक का धर्म जो है, परिभाषा के तौर पर हम साधारण तौर पर कहें तो अशोक का धम्म एक अच्छे नियमों यानी कि नैतिक नियमों एवं विचारों का संग्रह है, जो सामाजिक एकता, समरसता, समरसता और उसके विकास की बात करता है, विकास पर बल देता है। ठीक है ना, यानी कि यह समाज में शांति और स्थायित्व लाने की कोशिश करता है। अब मैंने ये मूल बातें तो मैंने आपको बता दी, बात ये आती है कि आखिर ये धम्म क्यों शुरू किया, कैसे शुरू किया। तो दोस्तों आपको पता है कि अशोक ने अपने अभिलेख लिखवाए थे। अभिलेखों में मैंने पिछली क्लास में आपको चर्चा की थी कि अशोक ने अपने स्तंभ लेख लिखवाए थे, स्तंभ लेख, जिसमें मैंने कहा था कि 7 लेख थे जो आपके 6 स्थानों से मिले थे। स्तंभ लेख में आपके धम्म का पूरा विवरण दिया हुआ है। धम्म का क्या दिया हुआ है, पूरा का पूरा विवरण है। अशोक के स्तंभ लेखों में धम्म का पूरा विवरण है, उसमें उसकी परिभाषा है, उसमें उसके उद्देश्य है, सब कुछ साफ साफ तरीके से उसने कहा है। कियमचु धम्मे, धम्म क्या है, धम्म दयादान है, धम्म उपासना है, ये सब उसने अपनी बातें में कही है, उसको मैं चर्चा करूंगा। एक चीज, दूसरी चीज, आखिर ये शुरू क्यों किया गया, तो उसके पीछे उद्देश्य था कि मैंने कल आप लोगों को एक क्लास और बताई थी उसी में कि अशोक ने अपने शिलालेख लिखवाए थे, 14 शिलालेख थे, और उन 14 शिलालेखों में से जो 13वां शिलालेख था जिसमें कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी दी गई है, तो कलिंग युद्ध के बाद आपने सुना होगा कि जब इतना बड़ा नरसंहार हुआ, सारी चीजें हुई, तो उसका सब कुछ देख करके एक उसका मन, हृदय सब कुछ बदल गया, पूरी तरीके से बदल गया कि यार इतनी बड़ी हिंसा एक राज्य के लिए। तो उसने उस कलिंग युद्ध के बाद अपने शस्त्र त्याग कर दिए और शस्त्र त्याग करने के बाद उसने युद्ध न करने की नीति अपनाई, और उसके बाद उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया, जो उस समय के हिसाब से कहा जाए कि अशोक के अनुसार बहुत ही अहिंसावादी, बहुत ही प्रगतिशील, बहुत ही सामाजिक एकता और समरसता को बढ़ावा देने वाला उस धर्म को उसने अपना लिया और उसका एक अनन्य उपासक बन गया। ठीक है ना, और उसके बाद उसने अपने नियमों का एक संग्रह तैयार किया और उस नियमों को या अपनी बातों को उसने स्तंभ लेख के तौर पर जगह जगह पर उसने लिखवाए। जो मैंने कहा था कि 6 अलग अलग स्थानों पर उसने अपने ये लेख लिखवाए हैं, जिनमें आपने देखा होगा जो मैंने कल आपको बताए थे, रामपुरवा का स्तंभ लेख, ठीक है, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अर्राज, कौसाम्बी, धौल, इस तरह के आपके सभी लेख लिखवाए। ये स्तंभ लेखों में उसने धम्म की पूरी व्याख्या की है। साथ के साथ उसने एक चीज और भी की है, वो ये है कि इसका प्रसार के लिए उसने धम्म महामात्र भी नियुक्त किए थे। ये भी मैंने आप लोगों को चर्चा की थी कि उसने आपके
पांचवें शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की चर्चा की है। ठीक है ना, तो ये भी मैंने कल बताया था। क्लियर। तो ये मूलभूत बातें हैं जो आपके अशोक के धम्म के बारे में बताती हैं। यानी कि अशोक के अनुसार जो उसने कहा है कि धम्म क्या है, धम्म है उपासना, धम्म है दयादान, धम्म है नैतिक नियमों और विचारों का संग्रह, धम्म है सामाजिक एकता समरसता को बढ़ावा देने वाले नियम और उसके विचार, धम्म है समाज में शांति स्थायित्व करने वाले नियमों का एक संग्रह है जो अशोक ने करवाया था। ठीक है ना। लेकिन इसके स्वरूप और उसके उद्देश्य, उसकी विशेषताओं को लेकर के अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें भी कही हैं। ठीक है ना। तो जो उसके स्वरूप या उसकी अन्य विशेषताएं हैं उनके बारे में बात करूं तो कुछ लोगों ने इसके बारे में कहा है कि यह स्वरूप है। ध्यान रखना, मैं बात कर रहा हूं स्वरूप को लेकर के। स्वरूप को लेकर के विद्वानों में मतभेद है। कोई भी एक बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। मतभेद क्या है? तो कुछ लोग कहते हैं कि यह बौद्ध धर्म से प्रेरित है, बौद्ध धर्म से प्रेरित है। नंबर एक, पहली बात ये कहते हैं। दूसरी बात वह कहते हैं कि यह एक मानवीय धर्म है जो कलिंग युद्ध के बाद उभर के सामने आया। मानवीय धर्म या नैतिक नियम है जो कलिंग युद्ध के बाद उसके मन को द्रवित कर गए थे। उसकी घटना जो है यह है। या फिर कुछ लोग कहते हैं कि यह एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। क्या है? राजनीतिक प्रोपेगेंडा, एक सिंपल सा राजनीतिक प्रयोग है। यानी कि इन इतिहासकारों के अनुसार अशोक एक धूर्त शासक है जो अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस धर्म को अपना हथियार बना रहा है। यह कुछ लोगों का कहना है। ठीक है ना। लेकिन अगर हम इन सभी तत्वों की विवेचना करें, इसको हम समझें, तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि विवेचना करने पर अशोक के बारे में कुछ जानकारी हमको मिलती है। अशोक के बारे में इसको इसी तरीके से क्रम से समझने की जरूरत है। विवेचना कीजिएगा। यह इसमें कोई शक नहीं है कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। क्यों अपनाया? क्योंकि बौद्ध धर्म अहिंसा को बढ़ावा देता है, सामाजिक एकता को बढ़ावा देता है। ठीक है ना। प्रगतिशीलता को बढ़ावा देता है, को बढ़ावा देता है। वर्तमान बौद्ध धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि उस समय की। ठीक है ना। क्लियर है? बढ़ावा देता है। इसलिए अशोक ने इसको अपनाया और इसके जो विचार हैं, ध्यान रखना, बौद्ध धर्म के विचार बिल्कुल अशोक के धम्म से, विचार धम्म से काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं, मिलते जुलते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। काफी हद तक अशोक के जो विचार हैं पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि मिलते जुलते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। संबंधित नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि बौद्ध धर्म के इसमें किसी भी त्रिरत्न की चर्चा नहीं की गई, बौद्ध संघ की बात नहीं की गई। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये बात कहेंगे तो कहने के लिए हम कह सकते हैं कि इसमें ना तो त्रिरत्न की चर्चा है बौद्ध धर्म के, और ना ही बौद्ध संघ की चर्चा नहीं है। इसीलिए पूरी तरह से इसको हम संबंधित नहीं कह सकते। हाँ, विचारों का मिला जुला हो सकता है। क्यों?
एक तो ये हो गया। दूसरा, इसमें आपके ब्राह्मण धर्म के नियमों का भी इसमें समावेश किया गया है। यानी कि इसमें हम कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत आपके, ध्यान रखना, ब्राह्मण धर्म से संबंधित चीजें भी हैं, संबंधित नियम भी हैं, वो भी हैं, आजीवक धर्म से संबंधित नियम भी हैं, और भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि यह पूरी तरीके से बौद्ध धर्म नहीं है। ठीक है ना। दूसरी, इसका मतलब हुआ फिर यह है क्या? तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, यह है क्या? यह है आपके नैतिक सिद्धांतों, नैतिक सिद्धांतों का संग्रह है। क्या है? नैतिक सिद्धांतों का, नैतिक नियमों का एक संग्रह है। इसमें सभी जरूरी अनिवार्य तत्व शामिल किए गए हैं, शामिल, और यह अनिवार्य तत्व सभी धर्मों से लिए गए हैं, जो जरूरी हैं समाज की एकता के लिए। ध्यान रखना, कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि इसका मतलब है, इसमें है क्या? इसमें है आपके बड़ों का सम्मान करना, बड़ों का सम्मान, उनकी आज्ञा का पालन करना, आज्ञा पालन करना, गुरुओं का सम्मान करना, सम्मान, श्रमणों, ब्राह्मणों को दान देना, ठीक है ना, स्त्रियों का सम्मान करना, बच्चों को प्यार, दिव्यांगों, बुजुर्गों की सहायता करना, ये सभी इस तरह के सारे नियम हैं जो इसके अंतर्गत हैं। इसका मतलब हो गया कि भारतीय संस्कृति में, भारतीय परंपरा में जो धर्म है वो कोई भी, आपका ध्यान रखिएगा, किसी संप्रदाय से संबंधित नहीं है। भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा में धर्म का मतलब होता है कर्तव्य, ड्यूटी। और अशोक का धम्म भी उसी तरीके की नैतिक सिद्धांतों की बात करता है। और ये सभी बातें जो हैं, ये सब बातें सभी धर्मों में कही गई हैं। ब्राह्मण धर्म में भी है, हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, सभी धर्मों में ये सब बातें कही गई हैं। यही बातें अशोक कहता है। तो इसका मतलब है उसने सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातों का समावेश किया, जिसका उद्देश्य था कि वह समाज को अच्छा संदेश दे सके, समाज को प्रेरित कर सके, समाज में एकता समरसता को बढ़ावा दे सके। इसके लिए उसने ये सारी चीजें कही हैं। उसने कहा है कि युद्धबंदियों और गुलामों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आपका उसी में साफ साफ कहा है कि जीव हत्या हमें नहीं करनी चाहिए, सभी जीवों के प्रति दया रखनी चाहिए, खर्चीले सामाजिक समारोह वगैरह हमें नहीं करने चाहिए। यानी कि इसमें उसने कहा है कि दया दिखाइए, ठीक है ना, अहिंसा दिखाइए, ठीक है ना, अपनी बचत कीजिए, बचत यानी कि खर्चीले सामाजिक समारोह मत कीजिए, ठीक है ना, ये करिए, ठीक है ना। ये सभी चीजें उसने कही हैं जो आज की परंपरा के लिए जरूरी है और उस समय के हिसाब से भी हैं। यानी कि लोगों के कल्याण से संबंधित सारी बातें हैं। बात समझ गए? अब तीसरी बात आती है, तीसरा पॉइंट आता, क्या यह एक राजनीतिक प्रोपोगंडा है? तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यह एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। क्या अशोक का धर्म एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है? कुछ इतिहासकारों के अनुसार कि अशोक का धम्म, अशोक की अपना एक राजनीतिक प्रयोग है, राजनीतिक प्रोपेगेंडा या प्रयोग है, ठीक है ना। यह क्यों है?
ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इनका मानना है कि अशोक संपूर्ण भारत की विजय कर चुका था। यानी कलिंग युद्ध जीत करके उसने जितना जरूरी साम्राज्य था, अफगानिस्तान से लेकर के बंगाल तक, हिमालय से लेकर के दक्षिण भारत के कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र तक उसने पूरा जीत लिया था। इतना बड़ा साम्राज्य था, यानी कि एक बृहत साम्राज्य था, बृहत साम्राज्य था। अब इतने बड़े साम्राज्य के लिए इसका संचालन, इतिहासकारों के अनुसार इसका संचालन दो ही तरीके से संभव है। संचालन के दो उपाय हैं। एक उपाय है शक्ति, यानी कि तलवार, और दूसरा है शांति, यानी कि नैतिकता। ये दो चीजें हैं। या तो शांति के साथ इस साम्राज्य को बनाए रखिए, या फिर शक्ति के साथ, तलवार के साथ को, ताकत के साथ उस साम्राज्य को बनाए रखिए। तो अशोक अच्छे से जानता था कि जब तक उसकी तलवार में ताकत है तब तक वह इस साम्राज्य का संरक्षण कर सकता है, इसको बनाए रख सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वह, यह इतिहासकारों के वर्ग का कहना है, लेकिन वह जानता था कि मेरे बाद मेरे उत्तराधिकारी आएंगे, वो जरूरी नहीं है कि उतने ताकतवर हों, और हमेशा ताकत के दम पर साम्राज्य को विस्तार पूर्वक बनाए रखना संभव नहीं है। इसीलिए अशोक ने शक्ति या तलवार की परंपरा को नहीं अपनाया। अशोक ने इसको नहीं अपनाया। क्यों? इसके लिए चाहिए थे योग्य उत्तराधिकारी। इसके लिए क्या चाहिए? योग्य उत्तराधिकारी। सीधी सी बात है। और वो अशोक जानता था कि उसके पास ऐसे योग्य उत्तराधिकारी नहीं है, और हमेशा होंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसलिए उसने दीर्घकालिक सोच के तहत शांति प्रियता की, नैतिकता की नीति को अपनाया, जिससे कि इस साम्राज्य को एक बनाए रख सके। इसलिए इस पर बल दिया। किस लिए? साम्राज्य की एकता के लिए, एकता बनाए रखने के लिए, रखने हेतु। यानी कि अब उसको मजबूत करने की जरूरत थी। यह इतिहास के एक वर्ग का कहना है। काफी हद तक हमको लगता है कि बात तो सही है, देखने में लगता भी है कि क्या यह सही है हकीकत में, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी विवेचना करें तो लगेगा कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हालांकि काफी हद तक सही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि यह उसका राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। अगर उसका शक्ति या नैतिकता का कंसेप्ट ना होता तो खुद सोचिए, क्या वह अपने हथियार रखता? यस, उसने अपने हथियार रखे थे, सेना उसने भंग नहीं की थी। इसका मतलब ताकत उसके पास है, और ताकत को दिखाना भी चाहता है। दूसरा, उसने एक बार साफ साफ कहा था, सांची सारनाथ कौशांबी, जिसे हम संघ भेद अभिलेख कहते हैं, बौद्ध संघ में भेद करने वालों को दंडित करने के लिए उसने आदेश दिया था। उसने साफ कहा था कि मैंने हथियार रखे हैं, मैंने सेना भंग नहीं की है। बात समझ गए? इसीलिए उसने दूरदर्शिता के तहत इस व्यवस्था को अपनाया कि वास्तव में वह इस शांति प्रथा की नीति को भी अपनाए, अपने नियमों का पालन भी करे, और साम्राज्य को भी विकसित करके बनाए रख सके। यही वजह है कि उसने इन दोनों के बीच के रास्ते को अपनाया। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस आपके, और कहा जाए तो क्या कहते हैं उसको, ब्राह्मण धर्म, सभी आजीविक धर्म, इन सब के अच्छे विचारों को लेकर के सामाजिक एकता को बनाए रखने की उसने पूरी कोशिश की, पूरी की पूरी कोशिश की है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि बीच का एक कंसेप्ट था, लेकिन मूलतः उसका उद्देश्य था सामाजिक एकता, समरसता, उसकी कहा जाए कि प्रगतिशीलता को बनाए रखना। क्योंकि साम्राज्य के लोग अगर सभी मिलजुल करके रहेंगे तो साम्राज्य पर कोई भी शासन करे,
कोई फर्क नहीं पड़ता। और राजा का कर्तव्य क्या है? राजा का कर्तव्य है उसकी जनता सुखी रहनी चाहिए, जनता के पास कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। केवल अपने उत्तराधिकारियों के अच्छे साम्राज्य के लिए इसको बनाए रखना हो, ऐसी अशोक की सोच नहीं थी, इसके लिए तो नहीं थी। तो इसीलिए राजनीतिक प्रोपेगेंडा पूरी तरीके से खारिज किया जा सकता है कि ऐसा नहीं है। हां, थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन असली उद्देश्य तो जनता का ही है। अगर ऐसा ना होता तो वह अपने अभिलेखों में पड़ोसी राज्यों में लोक कल्याणकारी नीतियों को बढ़ावा देने की कोशिश क्यों करता? अशोक ने पूरे भारत के साथ साथ पूरे विश्व के सभी प्रमुख देशों के साथ अपने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए उसने दूत भेजे, श्रीलंका में भेजे, नॉर्थ ईस्ट में भेजे, हिमालय के पार भेजे, अपने पड़ोसी देशों में भेजे। सभी देशों में उसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारे काम किए। चाहता तो दक्षिण भारत के राज्यों को भी जीत सकता था, लेकिन नहीं जीता उसने। लोक कल्याणकारी नीति के लिए उसने काम करने की कोशिश की। इसका मतलब है उसकी जो विशेषता है, तो यहीं पर हम कह सकते हैं उसके साम्राज्य की विशेषता क्या है? उसके धम्म की विशेषता क्या है? धम्म की विशेषता है कि वह वो धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था है। कैसी है? धर्मनिरपेक्ष, यानी कि वह किसी भी धर्म से प्रेरित नहीं और सभी धर्मों से प्रेरित है। इसका मतलब है यह नैतिक विचारों का संग्रह है, नैतिक विचार हैं ये, ठीक है ना? यह सामाजिक समरसता, सामाजिक सामंजस्य की नीति है, सामंजस्य की नीति है ये, सामाजिक सामंजस्य की, यानी कि यह मानवीय गुणों के विकास पर बल देता है। यानी कि इसमें जो बल दिया गया है वो ये है कि समाज में शांति, प्रियता, सारी चीजें, सामाजिक तनाव उनको दूर किया जा सके, सामाजिक शांति बनाए रखी जा सके। सामाजिक तनाव को दूर करना और लोक कल्याण की अवधारणा, लोक कल्याण की अवधारणा उसकी है। ये इसके अंतर्गत सभी विशेषताएं, धम्म की विशेषताएं हम कह सकते हैं ये रही। अब हम बात करें तो इसके उद्देश्य क्या रहे, तो उद्देश्य काफी हद तक आपको क्लियर हो गए। यानी कि इसके जो उद्देश्य हैं, अब आप आराम से लिख सकते हैं, इसके उद्देश्य है सामाजिक और राजनीतिक एकता बनाए रखना, सामाजिक राजनीतिक एकता, अखंडता को बनाए रखना, यही है। दूसरा, एक आदर्शवादी समाज का निर्माण करना, ठीक है ना? उसका उद्देश्य है राजा के वास्तविक कार्यों को बढ़ावा देना। राजा का वास्तविक कार्य आपका युद्ध करना और राज्यों को जीतना नहीं, बल्कि अपने साम्राज्य की जनता का कल्याण करना है, ठीक है ना? यानी इसका उद्देश्य है जनता के जीवन को सुखमय बनाना, ये इसके कुछ उद्देश्य और महत्व है। क्लियर है एवरीबॉडी? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अशोक का धम्म नैतिक सिद्धांतों का एक संग्रह है और यह उसके वास्तविक विचार है। यह कोई राजनीतिक प्रोपेगेंडा नहीं है और ना ही यह पूरी तरीके से बौद्ध धर्म से प्रेरित है, बल्कि सभी धर्मों के अच्छी बातों का एक संग्रह है। और यही अच्छी बातों के माध्यम से अशोक क्या चाहता है? अशोक चाहता है एक देश में सामाजिक राजनीतिक एकता बनी रह सके, एक महान साम्राज्य बना रह सके, एक आदर्शवादी समाज जिसमें कोई सामाजिक संघर्ष नहीं है वो हो, आपस में कोई विषमता हो ना हो, ऐसी कोई चीज ना हो, मिलजुल करके रहें, बड़ों का सम्मान करें,
प्रेम पूर्वक रहें, एकता बनाए रखें, ठीक है ना, और जनता के जीवन को सुखी बनाया जा सके, यह उसका उद्देश्य है। लेकिन क्या इसकी अपनी कोई सीमा थी? यस, इसकी अपनी कुछ सीमाएं भी हैं। सीमा यह है कि यह विचार बहुत विशाल है, ठीक है ना। यह विचार कैसा है? विचार बहुत महान है, बहुत महान है। इसीलिए इसके संचालन के लिए, इसके संचालन हेतु क्या चाहिए आपको? एक महान शासक की आवश्यकता है। अशोक जैसा एक महान शासक चाहिए, अशोक जैसा एक विस्तृत सोच वाला व्यक्ति चाहिए जो इसको लागू कर सके, और अशोक के उत्तराधिकारी ऐसे नहीं थे। अशोक तो महान था, लेकिन अशोक के उत्तराधिकारी उतने महान नहीं निकले, जिसकी वजह से यह इसकी एक सीमा बन गई। दूसरा, इसमें एक चीज और भी आती है, और वो ये है कि इसके प्रसार के लिए, प्रचार और प्रसार के लिए अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, लेकिन धम्म महामात्रों ने इसके उद्देश्य को नहीं समझा, और जनता को भी नहीं समझा पाए, नहीं समझा पाए। यानी कि अगर कोई अच्छा विचार है, अच्छी नीति है, तो जनता तक सही तरीके से वो पहुंचनी चाहिए। खाली शिलालेख लिखवा देने से काम नहीं चलेगा। हालांकि अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, लेकिन वह जनता को समझा ही नहीं पाए, ठीक है ना। और साथ के साथ इन धम्म महामात्रों ने लोगों के जीवन में हस्तक्षेप शुरू कर दिया, लोगों के जीवन में हस्तक्षेप भी शुरू किया, जिसकी वजह से जनता नाराज हो गई। एक तरीके से वही है जैसे इंदिरा गांधी के समय में कहा कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। संजय गांधी कुछ और समझ बैठे। संजय गांधी ने कहा कि ठीक है भाई, जनसंख्या नियंत्रण कीजिए, जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनकी नसबंदी करवाइए। तो बात तो नीति गलत नहीं थी कि भाई जिनके 4-5 बच्चे हैं, जिनके हो गए हैं 4-4 5-5 हो चुके हैं, उनकी नसबंदी करा दी, भाई आगे बंद करिए। लेकिन उसके आदेशों को प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों ने क्या समझा? बस टारगेट अचीव करो कैसे भी। तो उन्होंने जिनके 4 थे उनकी भी नसबंदी कर दी, जिनके 8 थे उनकी भी नसबंदी कर दी, जिनके 1 था उनकी भी नसबंदी कर दी, जिनका 1 भी नहीं था उनकी भी नसबंदी कर दी। पकड़ पकड़ कर नसबंदी करने लगे, तो लोग डर के मारे भागने लगे, गांव के गांव छुप गए, उन्होंने रास्तों से आना जाना बंद कर दिया, और एक भय का डर का माहौल खड़ा हो गया, और एक अच्छी खासी नीति बदनाम हो गई। तो यही सेम इस तरीके से है। इसलिए कहते हैं कि इतिहास को तुलना करके पढ़ना चाहिए, वर्तमान से ऐसी चीजों से जोड़ करके देखना चाहिए, ठीक है ना। तीसरा, इसमें एक चीज और भी चाहिए थी कि इसके लिए शासक ऐसा चाहिए जो स्वयं इस विचार को अपना सकता हो, हृदय से अपनाए, तब तो इसको लागू कर सकता है, अन्यथा कोई इसको ढंग से लागू ही नहीं कर सकता। और अशोक के उत्तराधिकारी उतने योग्य नहीं थे कि जो खुद इतने अच्छे विचार को अपना पाते, ठीक है ना। और सबसे बड़ी समस्या, इसके लिए बहुत ज्यादा धन और बल की अधिक आवश्यकता थी, अधिक चाहिए, और इसको लागू करने की वजह से इसका बहुत नुकसान हुआ, धन बल की क्षति हुई। धन और बल की क्षति हुई, और जिसका प्रभाव अशोक के साम्राज्य पर पड़ा, यानी मौर्य साम्राज्य पर कहीं ना कहीं पड़ा है, यानी कि आर्थिक नुकसान हुआ। तो यह इसकी एक बहुत बड़ी सीमा है। इस नीति में धन और बल जो लागू हुआ उससे कुछ मिला नहीं, और जनता भी उतने अच्छे से समझ नहीं पाई, शासक समझा नहीं पाए,
और अल्टीमेट एक अच्छी नीति अशोक के समय तक तो संचालित रही। अशोक के बाद इसके शासकों ने उत्तराधिकारियों ने लागू करने की कोशिश की, लेकिन समझ में नहीं आया और वो लागू नहीं कर पाए ढंग से और अल्टीमेट असफल हो गई। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि विचार बहुत महान था, उद्देश्य बहुत महान था। और ये उस समय में, जिस समय कोई कल्पना नहीं कर सकता, उस समय एक शासक इसके लिए ऐसा सोचता है और उसको लागू करता है प्रॉपर तरीके से। यह बहुत बड़ी बात है और इन्हीं विचारों की वजह से अशोक महान कहलाता है। यह कोई राजनीतिक प्रोपेगेंडा नहीं है और ना ही कोई बौद्ध धर्म का पूरा एक रूप है, बल्कि एक राजा के अपने कर्तव्य हैं जो जनता को बताता है कि सभी को कैसे रहना चाहिए, सभी को किस प्रकार से आचरण करना चाहिए। यानी कि वो नैतिकता, उनके उद्देश्य, उनके धर्म, उनके कर्तव्यों को दिखाने की, सिखाने की कोशिश करता है। यह है अशोक का धम्म। और इस पर आप इसी तरीके से प्रश्न लिख सकते हैं, चाहे आप जीएस में लिखा जाए और चाहे ऑप्शनल सब्जेक्ट में। क्या अब आप खुद सोचिए, क्या इतने विस्तृत तरीके से जीएस में कोई आपको पढ़ा पाएगा या आप पढ़ सकते हैं? और जब तक इतना पढ़ेंगे नहीं तब तक जीएस में अच्छे नंबर आएंगे नहीं। यही कारण है कि हिंदी माध्यम के छात्रों के जीएस में भी नंबर नहीं आ रहे, ऑप्शनल की तो बात ही दूर है। जब इतने बड़े लेवल पर आप समझ ही नहीं पाएंगे तो कैसे काम चलेगा? तो यह है कंसेप्ट। तो चलिए आज इसको हम यही रखते हैं। उसके साथ में एक चीज आप लोगों को बता देते हैं कि आपका जीएस फाउंडेशन बैच 17 मई से शुरू हो रहा है, यानी कि आपका कल से। तो इस बैच को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अभी भी 26,999। हालांकि ये ऑफर खत्म हो चुका है, फिर भी अगर आप चाहते हैं तो आपके लिए एक विशेष व्यवस्था के तहत हम ये मौका आपको उपलब्ध करा सकते हैं। इसके लिए आपको मुझे कांटेक्ट करना पड़ेगा। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और इसमें आपको कोड यूज करना पड़ेगा MK Live। तो अभी एक मौका है, 17 तारीख से हिस्ट्री से ये बैच मैं शुरू कर रहा हूं, तो मेरे साथ आप जुड़े भी रहेंगे और मेरे साथ आप आगे बढ़ते भी रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।